सरला ने अपने बेटे विजय की शादी कुछ ही दिनों पहले की थी और वो बहुत खुश थी। लेकिन सरला की ये खुशी कुछ ही दिनों की थी, क्योंकि सरला की बहू की मुंह दिखाई की रस्म होती है और उस दौरान सरला के घर औरतों का आना जाना लगा ही हुआ था। तभी सरला की पड़ोसन विमला का आना होता है। अरे सरला, आज ही गांव से आना हुआ है और आते ही सबसे पहले तेरे पास आई हूँ। अरे विमला, मेरे बेटे की शादी में तेरी कमी बहुत ज्यादा खली मुझे, लेकिन अब तू आ गई है तो आ जा, तुझे अपनी बहू दिखाती हूँ। हाँ हाँ, मैं तो तेरी बहू ही देखने आई हूँ। मैं भी तो देखूं मेरी सरू कैसी बहू लाई है। अब सरला अपनी बहू को आवाज लगा रही होती है। तभी सरला की पड़ोसन बिजली वहाँ आ जाती है और वो विमला से कहती है, अरे विमला बहन, आपको पता है अभी अभी मैं नुक्कड़ से आ रही हूँ। वहाँ पान वाला, चाय वाला, कबाड़ वाला सबके साथ एक औरत घूंघट में बैठी ताश पत्ती खेल रही है। अरे बाप रे, कौन है वो औरत जो हमारे मोहल्ले के मर्दों के साथ सट्टाबाजी कर रही है? मुझे भी नहीं पता। उसने तो घूंघट ही इतना कर रखा है कि उसे मैंने चारों तरफ से देख लिया, लेकिन उसने अपना मुंह तक नहीं दिखाया। और मैं भी सरला बहन की बहू की मुंह दिखाई के लिए लेट हो रही थी, तो मुझे यहाँ आना पड़ा। अरे कौन बेशरम है जो हमारे मोहल्ले के जवान से लेकर बुढ़ों तक को बिगाड़ने पर लगी हुई है? अरे मुझे भी नहीं पता सरला बहन। चलिए आप ये सब छोड़िए और अपनी बहू का मुंह दिखा दीजिए। अरे ओ बहू, इसे भी मैं कब से आवाज लगाई जा रही हूँ, लेकिन ये है कि सुनने को तैयार नहीं है। रुक विमला, मैं देख कर आती हूँ कि ये कहीं तैयार होने में तो नहीं लग गई। अब सरला अपनी बहू के कमरे में जाती है तो वहाँ सरला को उसकी बहू काजल मिलती ही नहीं है। अब सरला नीचे आ जाती है और विमला से कहती है, तो बहू ने शादी में खाने की जगह लड्डू खा लिए हैं, तो उसका पेट गड़बड़ हो गया, तो इसीलिए बार बार जाना पड़ रहा है अब उसे। अरे रे, चल कोई बात नहीं, बहू कहाँ ही जाएगी, आज न कल तो देख ही लेंगे। अब बिजली और विमला जैसे ही जाने लगते हैं, वैसे ही गेट पर एक औरत का आना होता है जो कि घूंघट में थी। अरे ये तो वही है जो मोहल्ले के नुक्कड़ पर सट्टा खेल रही थी। कहीं ये सरला बहन की बहू तो नहीं जो घर में है ही नहीं। बिजली के इतना कहने के बाद ही गेट पर घूंघट में खड़ी औरत असल में सरला की बहू काजल ही थी, जो अपने घूंघट को फेंकती है और अपनी सास से कहती है, लगता है ये लोग हमका देखने आए थे और हम तो मोहल्ले के नुक्कड़ पर ताश पत्ती खेल के आ रहे हैं। सासू माँ, ये देखो पूरे 5,000 जीते हैं हम। वहाँ तो मर्द लोगन का मुंह बन गया था। अरे बाप रे सरला बहन, ये तो तुम्हारी बहू निकली और क्या मुंह दिखाई हुई है। ये तो सीधा सट्टा खेल कर आई है। हाँ काकी, हमका सट्टाबाजी का शौक है। वो हम गांव में अपनी गैया बेच दिए थे इस सट्टा के कारण। अरे सरला, ये क्या आफत उठा लाई तू? ये तो जुआरी बहू निकली। कहाँ तू अपने बेटे के लिए सुशील संस्कारी बहू ढूंढ रही थी? ओ फूली हुई अम्मा, तनिक इधर आओ। जुहारी बहू ना बोलना हमका, समझी ना, वरना देंगे कान के नीचे एक कंटाप। सरला, ये तो बदतमीज भी है। नहीं नहीं, मैं यहाँ और नहीं रुक सकती। तू अपना ध्यान रख, कहीं ऐसा ना हो किसी दिन ये तुझे ही बेचकर पान वाले चाय वाले के साथ सट्टा लगाया है। बहू ये सब क्या है? तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तू ये सब खेलती है? हे प्रभु, ये मैं कैसी बहू ब्याह लाई अपने घर में। मेरे बेटे की तो किस्मत ही समझो फूट गई। अरे सासू माँ, इतना काहे सोच रही हो? तुम कहीं तो तुम्हारे बेटे को भी लेके चले जाए सट्टाबाजी करवाने। वो भी तो कम से कम मर्द बनना सीखे, वरना वो तो इतना ढीला है कि उसको देखकर हम सोचते हैं कहीं कोनो कमी तो नहीं है उनमें। बिजली, चल यहाँ से, इससे पहले सरला की बहू हमारी और बेइज्जती करे। सरला को जब अपनी बहू के बारे में पता चलता है कि उसकी बहू को सट्टा लगाने की आदत है, तो वो अपना सर पीट लेती है। अब अगले दिन सुबह सुबह काजल घर से गायब रहती है, क्योंकि नुक्कड़ पर बुड्ढों का सट्टा लगाने का समय हो चुका था। तभी सरला अपनी बहू का आवाज लगाती है और विमला सरला के घर आती है। अरे सरला, कोई जरूरत नहीं है गला फाड़ने की। तेरी बहू नुक्कड़ पर एक तेरा, एक मेरा और बाकी का भी मेरा कर रही है, यानी सट्टाबाजी में शामिल है वो नुक्कड़ पर। और तू जाकर देख, आज तो कल से भी ज्यादा भीड़ है नुक्कड़ पर। या तो तू अपनी बहू बदल या उसके चाल चलन। उसका दोनों ही बदल सकता है। मैं तो फंस चुकी हूँ कि जितनी गरीब घर की है उतनी ही ज्यादा सट्टेबाज औरत है। मुझे तो लगता है ये घर भी इन्हीं पैसों से चलाती है। मैं तो अब तेरे घर आने से भी डरू जा रही हूँ, कहीं ऐसा ना हो मुझे देखकर जलील करने लगे। तू ये क्या कह रही है? मेरा तो जीना हराम हो चुका है। सरला बहुत परेशान थी अपनी बहू से, लेकिन काजल सुबह और शाम 2 टाइम ही नुक्कड़ पर जाकर सट्टा लगा रही थी और सरला को मोहल्ले वाले खूब सुना रही थी।
ऐसे ही समय बीतता है। सरला अपनी बहू को समझाती है कि वो घर की इज्जत मान मर्यादा का ख्याल रखे, लेकिन काजल को ताज पत्ती की इतनी आदत थी कि उससे वो आदत छूट ही नहीं रही थी। सरला तो मानो उस गम में सूखती ही जा रही थी। लेकिन एक रोज सुबह के समय पान वाला सरला के घर आता है। अरे सरला जी, अरे कहाँ है काजल बिटिया? सट्टा लगाने का समय हो चुका है, उसका कोनो आता पता ही नहीं है। अरे ऐसे कैसे काम चलेगा? अरे सट्टा लगाने का समय हो चुका है और वो अभी तक आई नहीं। आपको पता है, वो जब सट्टा नहीं लगाती तो हमको अच्छा नहीं लगता है, और वो जब लगाती है ना तो अच्छी खासी कमाई हो जाती है। कल तो वो गले का हार भी लेकर आई थी। अरे ये औरत किसी दिन मुझे भी बेच डालेगी। हे प्रभु, मुझे जिंदा ही क्यों रखा है? मुझे भी मार क्यों नहीं दिया आपने? अरे काजल बिटिया, क्या कर रही थी तुम? अरे जल्दी चलो ना, सट्टा लगाने का समय हो चुका है। सरला देखती है कि पान वाले की आवाज सुनकर काजल घर का काम धंधा छोड़कर सट्टा लगाने निकल पड़ी है। लेकिन इधर सरला बस उस पल को देखती रह जाती है। काजल के जाते ही विमला वहाँ आती है। सरला, तेरा दुख मैं समझ सकती हूँ, लेकिन मैं भी कुछ नहीं कर सकती। अरे देख रही है ना, अब मेरे घर कैसे कैसे लोग आ रहे हैं। कल वो चाय वाला आया था इसे बुलाने, और आज वो पान वाला, कल को कोई और आएगा। ये मेरे घर कोई धर्मशाला नहीं है। सरला अपना दुखड़ा रो ही रही होती है कि तभी वहाँ बिजली आती है और वो सरला से कहती है, अरे सरला बहन, आपको पता भी है अभी क्या हुआ? अरे आपकी बहू काजल पान वाला, दूध वाला, चाय वाला सबको पुलिस जिप्सी में भरकर लेकर गई है। बस उसमें एक तुम्हारी ही बहू औरत थी, वरना तो सब मर्द जाते थे। अरे ये सब सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? हे प्रभु, आप भी मुझसे न जाने कौन से जन्म का बदला ले रहे हो। ये औरत मेरी बहू नहीं हो सकती, वो भी ना जाने मुझसे कौन से ही जन्म का बदला निभा रही है। अरे अभी रोने धोने का समय नहीं है सरला बहन, अपनी बहू को थाने से ले आओ, वरना वो भी बहुत डंडे खाने वाली है। नहीं सरला, उसे रात भर हवालात में ही बंद रहने दे। अगर तूने उसे यहाँ लाया तो मैं सच कह रही हूँ, कल को फिर वही करेगी। सरला भी बिमला की बात मानकर अपनी बहू को हवालात से नहीं लाती और रात भर उसे हवालात में मच्छर काटते हैं, खाने को नहीं मिलता, और तो और लेडी पुलिस काजल के डंडे भी लगाती है। अब अगली सुबह आते ही काजल किचन में जाती है। माँ जी, कुछ है खाने को या नहीं? बड़ी जोरों से भूख लगी है। अगर हमने खाना नहीं खाया तो हम तो मर ही जाएंगे। आ गई तेरी अकल ठिकाने, अब जाएगी सट्टा लगाने? क्यों, क्या हुआ? किसी ने खाना नहीं पूछा मेरी बहू से? माँ जी, अब तो हमारी आत्मा भी सट्टेबाजी का नाम नहीं लेगी, देख लेना आप। चल ठीक है, रुक, अभी मैं तेरे लिए कुछ बना देती हूँ। और कितने डंडे पड़े हैं? माँ जी पूछो मत, हवालात की बातें, भूखे प्यासे मर ही जाते। अगर सरपंच जी हमको छुड़वाने नहीं जाते तो आपको तो अपनी बहू से कोई मतलब ही नहीं है। काजल उस दिन से भूल कर भी जुआ खेलने का नाम ही नहीं लेती है और ना ही उस दिन के बाद से सट्टा खेलने नुक्कड़ पर कहीं जाया करती है। प्रमोद अपने बेटे सूरज और अपनी बीवी ममता से बोलता है। हमें घर मिल गया है, वहाँ के लोग भी मुझे ठीक ही लगे और घर भी ठीक ही है और किराया भी कम ही था, इसलिए मुझे ठीक लगा तो मैंने हाँ कर दिया। हम वहाँ आज ही शिफ्ट हो सकते हैं। चलो, एक काम तो अच्छा हुआ कि हमें घर मिल गया, वरना 2 दिन से हम यहाँ सड़क पे रह रहे थे। मुझे माफ करना, मुझे पहले ही शहर आकर देख लेना चाहिए था। अगर मैं पहले ही ये सब पता कर लेता तो तुम दोनों को परेशानी नहीं उठानी पड़ती। मुझे माफ कर देना। पापा, आप माफी क्यों मांग रहे हो? आपने तो हमारा ही भला सोचकर शहर आने का सोचा, और वैसे भी सबसे बड़ी परेशानी तो घर की थी, वो तो मिल ही गया ना। अब तो सब ठीक हो ही जाएगा। हाँ सूरज ठीक कह रहा है। अच्छा जरा ये बताओ, घर कैसा है? मतलब ठीक तो है ना? हाँ, घर तो ठीक ही है। हर जगह इतना किराया था, इसलिए मैंने बस एक कमरा ही लिया है। और वैसे भी हमारा घर तो बन ही रहा है ना। जैसे ही घर पूरा बन जाएगा हम वहाँ चले जाएंगे, ठीक है ना? क्या बस एक कमरा? तो मैं खाना कहाँ बनाऊंगी? खाना बनाने के लिए तो रसोई होनी चाहिए ना। ममता, जरा बात को समझो। गांव से हमें अचानक बस इसीलिए आना पड़ा क्योंकि हमारा घर बन रहा था, और वो बिल्कुल भी अच्छे से नहीं बन रहा था, वरना तो हम घर बनने के बाद ही आते हैं, है ना? हाँ माँ, पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमें कौन सा वहाँ हमेशा के लिए रहना है, थोड़े दिन एडजस्ट कर लेंगे। घर बनाना जरूरी है ना, बस वो बन जाए फिर परेशानी खत्म हो जाएगी। लेकिन मैं खाना कहाँ बनाऊंगी? उन्होंने घर दिया है किराए पर, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो हमें किराए पर रसोई भी देंगे। आप भी ना बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी कर लेते हो। ये घर हमारे घर के सबसे ज्यादा पास है, इसलिए मुझे ठीक लगा। और वैसे भी जिनसे मैंने कमरा किराए पर लिया है वो भी वही रहते हैं। नीचे उनका घर है, ऊपर वाला कमरा हमारा है।
वहाँ कोई रसोई थी ही नहीं, इसलिए मैं क्या करता, बिना रसोई के ही मैंने कमरा ले लिया। माँ मेरी बात तो सुनो, कमरा तो है हमारे पास, तो आप कमरे में ही खाना बना लेना। दोनों बाप बेटे एक से बढ़कर एक हैं। जब कमरे में खाना बनेगा तो दोनों भागोगे कमरे से। ममता की बात तो सुन लेते हैं दोनों, लेकिन उसकी बातों पर ज्यादा गौर नहीं करते हैं और वहाँ पर रहने चले जाते हैं। 2 दिन तो ममता कमरे में ही खाना बनाती है, लेकिन जब सूरज और प्रमोद को कमरे में खाना बनाने से परेशानी होती है तो वो भी ममता की बात को समझते हैं। सबकी परेशानी देखकर ममता घर की मकान मालकिन सुनीता के पास जाती है और उनसे बोलती है, बहन जी, आपसे एक मदद चाहिए थी। बोलो, अब क्या मदद चाहिए? देखिए, उस एक कमरे में रहना और खाना बनाना बहुत मुश्किल हो रहा है। अगर आप हमें अपनी रसोई भी किराए पर दे देती तो बहुत अच्छा हो जाता। आपको कोई परेशानी तो नहीं है ना? मुझे तो पहले ही पता था ये सब होना ही है, इसीलिए मैंने पहले ही बोल दिया था तुम्हारे पति को कि ना ले ये कमरा, लेकिन उन्होंने मेरी एक बात नहीं सुनी। अब भुगतो। और हाँ, मैं अपनी रसोई किराए पर नहीं दूंगी। बहन जी, हमें किसी भी चीज में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन रसोई नहीं है इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है। आप हमें अपनी रसोई किराए पर दे देंगी तो हमारी भी परेशानी खत्म हो जाएगी। ठीक है, इतना बोल रही हो तो किराए पर दे देती हूँ रसोई, लेकिन रसोई में गंदगी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अगर थोड़ी भी गंदगी दिखाई देती है तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। सुनीता ममता की बात को मान लेती है और अपनी रसोई ममता को किराए पर दे देती है। अगले दिन सुबह सुबह ममता रसोई का सारा सामान लेकर सुनीता की रसोई में जाती है। वहाँ सुनीता भी खाना बना रही होती है। सारा सामान देखकर सुनीता बोलती है, अरे अरे, ये क्या है? सारा सामान क्यों ले आई तुम? ये रसोई तुम्हें मैंने किराए पर दी है। हाँ बहन जी, किराए की रसोई है, तभी तो मैं यहाँ सामान भी ले आई। अब रसोई का सामान रसोई में ही होना चाहिए ना, इसलिए ही तो लेकर आई हूँ मैं। किराए की रसोई है ये, आपके पिताजी की नहीं, जो सारा सामान लेकर आ गई हो। जिसकी जरूरत है वो सामान लाओ और खाना बनाकर जाओ। खुद की रसोई नहीं है जो जब मन चाहा आ गई, ठीक है ना? लेकिन कल ही तो आपसे बात हुई थी और किराए की रसोई के लिए आप मान भी गई थी, तो आज आप ऐसे क्यों बात कर रही हो? यहाँ सारा सामान मैं आपसे पूछ कर ही तो लाई हूँ ना। नहीं, मैंने बस किराए की रसोई के लिए हाँ बोला था, ये नहीं कि तुम यहाँ किराए की रसोई के नाम पर अपना घर ही बसा रही हो। जाओ यहाँ से, पहले मैं खाना बना लूंगी, फिर तुम खाना बना लेना। और हाँ, खाना बनाने के बाद पूरी रसोई को भी अच्छे से साफ करना है तुम्हें, ठीक है ना? ठीक है, लेकिन आप थोड़ा जल्दी खाना बना लेना, क्योंकि सूरज को थोड़ा काम है बाहर, इसलिए उसे जाना है। और अब उसे ऐसे भूखे पेट तो भेज नहीं सकती ना, इसलिए। तुम्हारे बोलने से नहीं होगा यहाँ। जब मेरा खाना बन जाएगा तो बता दूंगी मैं, तभी आना। ये तुम्हारी किराए की रसोई है तो तुम इस पर ज्यादा हक मत जताओ। सुनीता की बात ममता को तो बुरी लगती है, लेकिन मजबूरी में ममता को सुनीता की बात से सहमत होना ही पड़ रहा था और वो सुनीता की बात मान लेती है। जब सुनीता रसोई से बाहर जाती है, उसके बाद ही वहाँ जाकर ममता खाना बनाती है। ऐसा कई दिनों तक चलता रहता है और किराए की रसोई में खाना बनाना ममता के लिए दिन प्रतिदिन और भी मुश्किल होता जा रहा था। ऐसे ही कुछ दिनों बाद जल्दबाजी में ममता खाना बनाने के बाद रसोई को बिना साफ किए ही वहाँ से चली जाती है। बाद में जब वहाँ सुनीता आती है और ऐसे बिखरी हुई रसोई देखती है तो ममता के पास जाती है और बोलती है, ममता, तेरी रसोई किराए की थी, लेकिन तुझे पता है ना मैंने तुझे रसोई किराए पर क्यों दी थी? हाँ पता है, आपने मेरे बोलने पर ही मुझे किराए पर रसोई दी थी, लेकिन आप ऐसे अचानक से क्यों पूछ रही हो? क्या हो गया ऐसा भी? हुआ ये है कि तू रसोई को गंदा ही छोड़कर आ गई है। तुझे मैंने बोला था ना, किराए की ही भले, लेकिन रसोई तो तेरी ही है, साफ करना तेरा फर्ज बनता है ना, तो साफ क्यों नहीं किया तूने? अगर आप ये बात मुझे बोल रही हो तो ये बात आपको भी पता होनी चाहिए कि किराए की रसोई ही सही, लेकिन मेरी भी रसोई है ना, तो मैं इसे अभी साफ करूं या थोड़ी देर बाद साफ करूं, इसमें मेरी भी तो मर्जी होगी ना। अच्छा, अब तू मुझे तेवर भी दिखा रही है। ये तेवर तब कहाँ गए थे जब तू मुझे रसोई किराए पर लेने आई थी? तब तो बड़ी मिन्नत कर रही थी कि रसोई किराए पर दे दो, और जब मिल गई तो ठाट भी चाहिए। देखिए,
अब ना आपका ज्यादा हो रहा है। मैं रोज ही रसोई को साफ कर देती हूँ, लेकिन आज मुझे कुछ काम था इसलिए मैं नहीं कर पाई। तो आप मुझे इतना क्यों सुना रही हो? आप खुद ही क्यों नहीं कर देती? आपकी भी तो रसोई है ना, तो खुद ही कर लो साफ, अपना टाइम भी बच जाएगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है ना कि तुझे किराए पर रसोई देकर मैंने भी कोई बड़ी गलती कर दी। तभी तो देखो, किराए की रसोई मिलते ही तेवर भी बदल गए तेरे तो। तेवर मेरे नहीं आपके बदले हैं। किराए की रसोई थी मेरी, लेकिन आप तो ऐसे बर्ताव कर रही थी मेरे साथ जैसे मैं रसोई को साफ करने वाली हूँ, जबकि हम आपको किराए के पैसे भी दे देते हैं। दोनों में काफी देर तक बहस होने लगती है और धीरे धीरे बात भी आगे बढ़ने लगती है। बात लड़ाई में बदल ही रही होती है कि तभी वहाँ प्रमोद और सूरज आ जाते हैं। दोनों को ऐसे बहस करता देख प्रमोद बोलता है, आप दोनों ऐसे बहस क्यों कर रहे हो? देखिए ना, हमारी ही किराए की रसोई थी और हमें ही सुना रही है। हमने किराए पर ली है तो हम पैसे भी तो देते हैं ना, लेकिन ये तो हमारे संग ऐसे बर्ताव कर रहे हैं जैसे हमें खरीद ही लिया हो इन्होंने। अच्छा, अब रसोई किराए की है तो सुनना भी पड़ेगा ना। पहले तुम्हारे पति ने आकर कमरे की बात बोली थी और फिर तुम आकर मेरी रसोई को किराए पर लेने की बात बोल रही हो, तो मैं कुछ बोलूं भी ना? ठीक है आंटी, किराए की रसोई थी ना, तो अब हमने अपनी रसोई और घर दोनों ही ले लिया है, तो अब हम वहीं शिफ्ट हो जाएंगे। चलो, इतनी सारी परेशानी में एक चीज तो अच्छी ही हुई है, अब हम अपने घर जा रहे हैं। ममता अपने परिवार के साथ अपने घर में रहने के लिए चली जाती है और इतने दिनों तक किराए की रसोई में खाना बनाना ममता को बहुत भारी पड़ता है। सीरत दिल से तो सबकी मदद करने वाली लड़की थी, लेकिन उसका मदद करना हमेशा सबके लिए मुसीबत बढ़ाने वाला काम करता था। ऐसे ही एक दिन जब उसकी सास कमला छत पर कपड़े सुखा रही होती है, तो अचानक कपड़े सुखाने वाली रस्सी टूट जाती है, लेकिन कपड़े जमीन पर गिरे उससे पहले कमला रस्सी पकड़कर अपनी बहू को आवाज लगाती है, अरे सीरत बहू कहाँ है? जल्दी ऊपर आ, जल्दी। अपनी सास की आवाज सुनकर सीरत भागते हुए छत पर जाती है और अपनी सास को रस्सी पकड़े देखकर कहती है, माँ जी, आप ऐसे रस्सी पकड़े क्यों खड़ी हैं? शाम तक कपड़े नहीं सूखेंगे तो क्या आप ऐसे ही खड़ी रहेंगी? हाँ, पागल हूँ मैं? तेरी भी हद है बहू, रस्सी टूट गई है, मेरी मदद कर, ये रस्सी पकड़, मैं कपड़े उतारू रस्सी से, वरना सारे कपड़े नीचे गिरेंगे, सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। अच्छा माँ जी, पकड़ती हूँ। सीरत अपनी सास की तरफ रस्सी पकड़ने जाती है, लेकिन उसकी खुद की ही साड़ी में उसका एक पैर अटक जाता है और वो सीधा अपनी सास के ऊपर जा गिरती है और इसके कारण कमला के हाथों से रस्सी भी छूट जाती है। अब सास बहू के साथ साथ सारे धुले कपड़े जमीन पर पड़े थे। कसम से बहू, तुम मुसीबत बढ़ाने वाली ही काम करती है। इससे अच्छा था कि मैं खुद ही किसी तरह कपड़े उतार कर रस्सी बांध देती, लेकिन तुझे बुलाने पर मुसीबत बढ़ी। कपड़े तो गंदे हुए ही, साथ में मेरी कमर, हाय वो भी दर्द कर दी मेरे ऊपर गिरकर। माफ करना माँ जी, मेरी गलती है। सीरत नीचे मुंह किए हुए सारे धुले कपड़े एक बार फिर से धोकर अच्छे से रस्सी बांधकर वापस से सुखा देती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। एक सुबह सीरत का पति पवन अपनी फेवरेट व्हाइट शर्ट पहनकर तैयार हो रहा था, तभी वो देखता है कि उसकी शर्ट का एक बटन टूटा हुआ है, जिसके लिए वो सीरत को आवाज देता है, सीरत कहाँ हो? जरा आना यहाँ पर, काम है तुमसे। रसोई में पकोड़े बनाती सीरत पवन की आवाज सुनकर कहती है, इनको भी ना इसी वक्त बुलाना है, देख कर आती हूँ। सीरत बिना हाथ धोए ही कमरे में जाती है और पवन से कहती है, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो सुबह सुबह? मेरे शर्ट में बटन लगा दो, आज एक ना बहुत बड़ी मीटिंग है और अपनी फेवरेट शर्ट पहन कर जाना चाहता हूँ। बस इतनी सी बात, दिखाना कौन सा बटन टूटा है। सीरत इतना बोलकर पवन के करीब जाकर शर्ट को छू कर देखती है, लेकिन वो ये भूल जाती है कि उसके हाथ बेसन से सने थे, इसलिए पवन की शर्ट पर बेसन के हाथ लग जाते हैं और वो ये देखकर कहता है, अरे यार सीरत, तुम ना बार बार यही करती हो, मुसीबत कम करने की बजाय बढ़ा देती हो। बटन लगाने को बुलाया था, अब शर्ट भी गंदी कर दी तुमने। हाँ? माफ करना मुझे, मैं भूल गई थी कि मैं पकोड़े बना रही थी। लाओ शर्ट दो, मैं अभी धो देती हूँ और प्रेस से सुखा भी दूंगी। अब तो तुम रहने ही दो, मीटिंग आज है कल नहीं, जो यही समय बर्बाद करो। हाँ, दूसरी शर्ट पहननी पड़ेगी।
पवन गुस्से में वो शर्ट उतार कर साइड फेंक देता है और उसका ये बर्ताव सीरत को बहुत तकलीफ पहुंचाता है। लेकिन बेचारी क्या करती, करने तो मुसीबत कम ही आती है, लेकिन उसकी किस्मत के हर बार मुसीबत कम होने की बजाय बढ़ जाया करती। लेकिन सिलसिला इतने पर ही नहीं रुकने वाला था। एक शाम सीरत मार्केट से सब्जियां लेकर आ रही होती है। तभी रास्ते में वो देखती है कि दो छोटे बच्चों पर एक कुत्ता भौंक रहा था। ये देखकर सीरत कुछ दूर खड़ी होकर बच्चे से कहती है, बच्चों डरो मत, मैं तुमको इस मुसीबत से निकालती हूँ। ये कुत्ता कुछ नहीं कहेगा, तुम जितना इससे डरोगे उतना डराएगा। ऐसे शांत करवाओ इसको। अले ले 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 ले, इधर आओ। अरे आंटी वो काट लेगा, पागल है कुत्ता, बाद में मत कहना हमने फंसा दिया। बेटा तुम मुसीबत में हो और तुमको ऐसे देखकर भी मैं आराम से नहीं जा सकती ना। मैं तुम्हारी मदद करके ही जाऊंगी। और देखना ये कुत्ता कुछ नहीं करेगा। कुत्ते बहुत प्यारे होते हैं और उनको बस जरा सा प्यार दो तो वो शांत हो जाते हैं। सीरत इतना बोलकर कुत्ते के पास बढ़ने लगती है और प्यार से ही उसके सर पर हाथ रखती है। कुत्ता उसके हाथ पर ही काट लेता है। घर आकर सीरत रोने में लगी हुई होती है। तभी उसकी ये हालत देखकर कमला कहती है, किसने कहा था झांसी की रानी बनने के लिए? वो कुत्ता तेरे चाचा का बेटा था जो उसको अले ले करके शांत करवा रही थी। अब लगवाइए 14 इंजेक्शन पवन के साथ मिलकर। माँ जी मैं क्या करूँ? मेरी इंटेंशन तो मुसीबत कम करने की ही होती है, लेकिन हर बार मुसीबत बढ़ा के आ जाती हूँ, या तो अपने लिए या फिर दूसरों के लिए। अब रो मत, जो हो गया सो हो गया। वो तो शुक्र कर बच्चों का कि उसने पत्थर मारकर कुत्ते को भगा दिया, वरना और अच्छे से काट लेता तुझे। शाम को पवन के आने पर बेचारी सीरत डॉक्टर से इंजेक्शन लगवा कर आती है। लेकिन उसका और मुसीबत का नाता तो ऐसा था जैसे विक्रम बेताल का। विक्रम जहाँ जहाँ जाता बेताल पीछे पीछे आता। ऐसे ही एक सुबह पड़ोसन के घर से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। आंगन में झाड़ू लगा रही सीरत जैसे ही उसकी आवाज सुनती है, भागते हुए उसके घर जाती है, जहां वो अपनी पड़ोसन विमला को बिजली के स्विच से चिपका हुआ देखकर पास ही पड़ा एक डंडा उठाकर उसे छुड़ाने जाती है। लेकिन वो खुद भी उसी के साथ चिपक जाती है, क्योंकि जल्दबाजी में जो डंडा उसने उठाया था वो लकड़ी का नहीं बल्कि लोहे का था। कुछ देर में मोहल्ले के लोग आकर दोनों को अलग करवाते हैं, जहां कमला अपनी बहू से कहती है, अरे बहू, विमला के घर तू बचाने आई थी या खुद चिपकने? माँ जी मैं तो बचाने आई थी, लेकिन जल्दबाजी में देखा ही नहीं कौन सा डंडा उठा लिया, लोहे का था या लकड़ी का। सीरत तुमको तो घर के अंदर रहना चाहिए, किसी की मदद मत करो तुम, क्योंकि मुसीबत में जाती तो तुम मदद करने के लिए हो, लेकिन काम बिगाड़ के आ जाती हो। बस कर, एक तो वो करंट के झटके से पहले ही सदमे में है, ऊपर से तू उसको ऐसे सुना रहा है। चल बहू घर चल, विमला बहन आराम करना। कमला सीरत को घर तो ले आती है, लेकिन पवन के शब्द सीरत को चुभ जाते हैं। इसलिए वो ठान लेती है कि वो किसी की भी मुसीबत में मदद नहीं करेगी, क्योंकि वो जितना भी अच्छी इंटेंशन से मदद करती, मुसीबत बढ़नी ही है। जिसके चलते एक दिन जब रात के समय पूरा परिवार सो रहा था, तो चुपके से उनके घर में चोर घुस आते हैं। चोर बड़ी ही सफाई से घर साफ कर रहे होते हैं, लेकिन तभी सीरत पानी पीने उठती है और चोरों को देख लेती है। ये देखने में तो चोर लग रहे हैं, लेकिन क्या करूं? वैसे ये मुसीबत की घड़ी है, पर अगर मैं कुछ करने की सोचूंगी तो पक्का मुसीबत बढ़ेगी। अभी तो चोरी ही हो रही है, कहीं मेरे कुछ करने पर किसी का कत्ल हो गया तो? ना बाबा ना, करने दो इनको आराम से चोरी। सीरत चोरों को देखकर भी अनदेखा कर देती है और चुपचाप पानी पीकर चली जाती है। उसे ऐसा देखकर चोर अपने साथी से कहता है, बॉस उसने देखा नहीं या देखकर कोई चालाकी करने जा रही है? मुझे तो नहीं लगता कोई चालाकी करेगी, उसको देखकर ऐसा लगता है अंधी है। हमें क्या, चोरी करो और एक उसके पास रहो, शोर मचाएगी तो बेहोश कर देना। हम कौन सा खूनी चोर है जो पता चलने पे कत्ल कर देंगे। ठीक है बॉस। एक चोर सीरत पर नजर रखता है और बाकी के चोरी करते हैं। अच्छे से चोरी करके चोर घर से निकल जाते हैं और सीरत आराम से अपने कमरे में जाकर सो जाती है। जिसके बाद अगली सुबह घर से चीजें गायब देखकर कमला अपना सर पीट रही होती है। हाय राम रे,
बताओ, रात के अंधेरे में हाथ साफ करके चले गए चोर। अरे बहू, तू रोज रात को जगती है पानी पीने के लिए, तूने ना देखे चोर? देखे थे ना माँ जी। क्या तुमने चोर देखे? तो शोर क्यों नहीं मचाया? किसी को कुछ बोला क्यों नहीं? आपने बोला था कि मुसीबत को कम करने की बजाय मैं उसे बढ़ाती हूँ, तो इस बार मैंने मुसीबत आने पर उसको नजरअंदाज कर दिया। कहीं मैं कुछ करती और मुसीबत बढ़ जाती तो सामान चोरी तो होता ही होता, साथ ही मेरी लाश भी होती, या आप सबकी। सीरत की बात सुनकर कमला उठकर सीधा पवन के पास जाती है और उसे मुक्का मारते हुए कहती है, तू नहीं बोला था ना इसको कि मुसीबत में कुछ करने की जरूरत नहीं है। ले अब, उसने कुछ नहीं किया और इस बार उसके कुछ ना करने से मुसीबत बढ़ गई। बेचारा पवन, उसने तो बस अपनी पत्नी को मुसीबत बढ़ाने से मना किया था, लेकिन उसका ये फैसला उसी के लिए मुसीबत बन गया। खैर, अब जो होना था वो तो हो गया, लेकिन इस घटना के बाद भी सीरत मुसीबतें बढ़ाना बंद नहीं करती और पवन उस पर गुस्सा करना। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।